तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अभी हमारी एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है और इस एसएससी जीडी की तैयारी में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की एक से बढ़कर एक क्लास लेकर आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली अगर मैं बात बताऊं आपको, तो हमने इतिहास में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा, जिस पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको भारत के प्रमुख साम्राज्य और उनके प्रमुख शासक, कौन कौन सी चीज उनके समय पर बनी, कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। और दोस्तों, आज की क्लास भी हमारी इसी के ऊपर रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। तो मतलब आज हम दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जी के। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जी के TSL, ठीक है, मतलब गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। इसे इस तरीके से भी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई गुलाम आएगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम चलेगा। तो सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है मेरे भाई 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। जो इसके फाउंडर या संस्थापक हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। गुलाम स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कब से कब तक चली मेरे भाई? 1206 से 1290 तक ये डायनेस्टी चली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली चीज आ जाएगी सर, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। लास्ट में जाकर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। और दिल्ली का पहला सुल्तान बना, ठीक है। उपाधि क्या थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि क्या टाइटल मिला हुआ था इसको भाई लाख बख्श कहते थे। क्या कहते थे? लाख बख्श कहते थे, दानवीर कहते थे, गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है। ये पोलो या चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हुई। तो बात जो है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो पोलो खेलते हुए हुई, या हिंदी में अगर बात करें तो चौगान खेलते हुई, जो घोड़े पर बैठकर खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करें तो कैपिटल या राजधानी, तो जब बात हम दिल्ली सल्तनत की कर रहे हैं तो राजधानी मेरे भाई दिल्ली ही होगी। कैपिटल अब दिल्ली बन गई है। उसके बाद अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर रहे हैं, प्रमुख शासकों की बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया है। इल्तुतमिश ने कब 1211 से 1236 तक इन्होंने जो है रूल किया है। और क्या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठन करता रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार की जो नींव रखवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। और कुतुब मीनार को जो पूरा कराने का काम किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो यहां पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो कुतुब मीनार का जो नींव रखवाई थी, ठीक है, मतलब जो फाउंडेशन रखवाई थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। तो ये पॉइंट्स भी आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करके रखें। उसके बाद इक्ता प्रणाली लागू की। रजत, टंका और ताम्र जिताला सिक्के चलाए। भाई रजत मतलब इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर, टंका एंड कॉपर जीतल। तो कॉपर के सिक्कों को क्या कहा जा रहा है मेरे भाई? जीतल कहा जा रहा है। और जो चांदी के सिक्के हैं उनको टंका कहा जा रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? टंका कहा जा रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीरों का समूह था जो संगठित किया। तो 40 अमीर मतलब 40 ऐसे बड़े व्यक्ति जो सामंतीवाद, जो जिनके पास अच्छी जमीन, अच्छा पैसा है, तो उन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। ये तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट रूलर है मेरे भाई रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका जो रही वो रही रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत की पहली महिला शासक थी। और जमालुद्दीन याकूत को आमीर ए आखुर नियुक्त किया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मेरे भाई बलबन जो नेक्स्ट है, बलबन। तो बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, बलबन, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बात की जाए तो लोह और रक्त की नीति अपनाई थी इन्होंने। फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। तो ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी मेरे भाई? हमारे किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो राजसी गरिमा बढ़ाने हेतु सिजदा और
पैबोस प्रथा शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद राजत्व सिद्धांत, जिल्ले इलाही को बढ़ावा दिया था, ठीक है। कैकाबाद जो हमारे नेक्स्ट रूलर हैं वो हैं कैकाबाद। तो कैकाबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था, कमजोर शासक था, प्रशासन पतनशील रहा और गुलाम वंश का अंत हो गया, खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। जी के है ना, गुलाम फिर खिलजी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्रशासन एवं संस्थाएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी। जब एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन मतलब इक्ता प्रणाली की बात की जा रही। इक्ता प्रणाली क्या होती है, जो अभी हमने पहले बात की थी। तो इक्ता प्रणाली वेतन के बदले राजस्व भूमि का आवंटन, मतलब वेतन के बदले राजस्व भूमि का आवंटन, लैंड रिवेन्यू असिग्न टू नोबल्स इंस्टेड ऑफ सैलरी। ओके, तुर्कान ए चहलगानी का किसे कहा जाता था मेरे भाई, 40 शक्तिशाली अमीर तुर्कों को तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तो नेक्स्ट है डायनेस्टी हमारा खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तो अगर बात की जाए पीरियड की, कब से कब तक चला, तो 1290 से 1320 तक चला। उसके बाद जो फाउंडर हैं इसके, कौन फाउंडर जो है इसके, वो जलालुद्दीन खिलजी हैं। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया है। उसने गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने उदार और सहिष्णु नीति के लिए जाना जाता था, नोन फॉर अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड मर्सी, ठीक है। तो प्रमुख शासक इंपॉर्टेंट रूलर्स एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने शासन किया। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक शासन किया, 1296 से 1316 तक। तो खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी था। एक शक्तिशाली स्थायी सेना स्थापित की, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। पहले क्या था, पहले राजस्व भूमि दी जाती थी, अब नगद वेतन दिया जाता था। कड़ा बाजार नियंत्रण लागू किया गया, इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मतलब पूर्णतः बाजार पर अपना अधिकार जमा लिया और अधिकार, वो अपने अधिकार से ही फिर सारी सिस्टम चले। आगे की तरफ अगर बात करें तो कम खर्च में बड़ी सेना बनाए रखने हेतु मूल्य नियंत्रण किया, ठीक है। उसके बाद बाजार नियंत्रण व्यवस्था कैसी थी खिलजीज की, तो अनाज, कपड़े, पशु और दासों के मूल्य तय किए जाते थे। सेना ए मंडी को बाजार निरीक्षक नियुक्त करता था, सेना ए मंडी को बाजार निरीक्षक नियुक्त करता था। दीवान ए रियासत सुपरवाइज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देखो, दीवान ए रियासत व्यापार की देखरेख करता था। तो दीवान ए मंडी कहां गया, यहां पर अगर हम देखें तो सेना ए मंडी बाजार को निरीक्षित नियुक्त करता था और भैया दीवान ए रियासत व्यापार की देखरेख करता था। सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो घोड़ों की दाग प्रणाली शुरू की गई। किसके समय पर शुरू की गई भाई, खिलजी वंश में शुरू की गई। कौन सी, खिलजी डायनेस्टी में शुरू की गई। उसके बाद सैनिकों की हुलिया सूची, चेहरा मतलब हुलिया रखे गए। मेंटेन डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो मतलब जो है हर एक सैनिक को अपना एक रोल दिया गया और उसका फिर वही काम हुआ करता था। स्थापत्य अगर बात करें तो आर्किटेक्चर की, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगर बात की जाए अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और सीरी किला एक नए सैन्य नगर के रूप में बना, सीरी किला। अब लास्ट रूलर की बात करें खिलजीज के, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है मेरे भाई, अंतिम शासक तो वो खुसरो खान था। कौन था, खुसरो खान। और ये खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश की शुरुआत थी, ठीक है। तो खिलजी वंश में जो सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे, सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे के होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। तो अपने नाम से सिक्के जारी किसने किए थे, सबसे पहला रूलर जाना पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर अरबी लेख अंकित होते थे। स्वर्ण मुद्रा को मानक व्यवस्था स्वर्ण मुद्रा की मानक व्यवस्था नहीं थी। नो स्टैंडर्ड गोल्ड करेंसी सिस्टम एग्जिस्ट, मतलब स्वर्ण मुद्राओं का कोई हिसाब किताब नहीं था इनके समय पर। तो अब कौन सा है, हमने क्या बताया था, जी के टी। तो गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश की बात की जाए तो जो पीरियड है, काल है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चलेगा। जो फाउंडर या संस्थापक होगा मेरे भाई, फाउंडर या संस्थापक जो होगा वो गयासुद्दीन तुगलक होंगे।
1320 से लेकर 1325 तक इन्होंने शासन किया है। उसने खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना की, दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया। तो दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। उसके बाद भाई अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, कौन? हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक चलेंगे। इतिहासकारों ने उसे पागल या भ्रमित राजा कहा, ठीक है, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या भ्रमित राजा। तो इतिहास में पागल या भ्रमित राजा किसको कहा गया है? भैया मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। सांकेतिक मुद्राएं चलाई गई, तांबे के सिक्के, ठीक है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए तो दोआब क्षेत्र में कठोर कर व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि दोआब क्षेत्र क्या होते हैं? जहां दो नदियों का आपस में संगम हो रहा हो, तो ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये क्षेत्र कहलाएगा मेरे भाई दोआब क्षेत्र। क्या कहलाएगा? दोआब क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र में जो है फसल अच्छी होती है। जब फसल अच्छी होगी तो कर सिस्टम मतलब जो है टैक्स भी ज्यादा लिया जाएगा। अगर अगली बात की जाए तो अधिकांश प्रयोग असफल रहे क्योंकि क्रियान्वयन खराब था, ठीक है। दूसरी चीज अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट रूलर कल्याणकारी कार्यों और जनहित योजनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, नोन फॉर वेलफेयर मेजर्स एंड पब्लिक वर्क्स, ठीक है। सिंचाई हेतु नहरें बनवाई, तो सिंचाई के लिए नहरें बनाई। कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स फॉर रीजनल इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन कैनाल्स फॉर इरिगेशन। उसके बाद बात की जाए तो फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे नगर बसाए। तो फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे नगर बसाए गए। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया, जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगाया गया। उसके बाद दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान की स्थापना की, ठीक है। अभी समझते हैं आगे क्या होते हैं ये सारी चीजें। उसके बाद लास्ट रूलर की बात करूं तो लास्ट रूलर है मेरे भाई, अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। कौन है? नासिरुद्दीन महमूद हमारे तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। उसके बाद कमजोर शासक, तैमूर के आक्रमण के बाद पतन, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश में जो सिक्के थे उनकी बात कर लेते हैं भैया। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए गए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। तांबे और पीतल के सिक्के टोकन मुद्रा के रूप में जारी हुए। व्यापार नकल मतलब जालसाजी के कारण असफल रहे ये, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में मेरे भाई पीरियड या ड्यूरेशन की बात करें तो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक ये चला है, ठीक है। ड्यूरेशन जो है अबाउट लगभग 37 साल की है। 37 साल तक इन लोगों ने शासन किया सैयद डायनेस्टी वालों ने। और संस्थापक जो फाउंडर रहे हैं इनके वो हैं खिजर खां, ठीक है। कौन से? खिजर खां, GKTSL, है ना। तो इस टाइम सैयद की बात चल रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसने तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना की। वह तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और क्या किया खिजर खान ने? ये तैमूर का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शासन कर रहा था कि मैं तैमूर का एक नेतृत्व करता हूं। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था, पक्की बात है। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लें तो खिजर खान सबसे पहले आ जाते हैं। और खिजर खान क्या करते हैं? तैमूर की ओर से शासन किया। सिक्के और खुतबा तैमूर के नाम से जारी हुए और पढ़े गए, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई मुबारक शाह आए इसमें। मुबारक शाह खिजर खां का पुत्र था और सुल्तान की उपाधि धारण की। तो भैया किसने? खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है। केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया गया। ट्राई टू स्ट्रेंथ सेंट्रल अथॉरिटी। मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें, किसकी? मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आ जाइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। कमजोर शासक और अमीरों पर निर्भर। देखो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जाम जो है 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और सारे ही टॉपिक कवर करने हैं, जिसकी वजह से हमें स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी, ठीक है। इसी वजह से हम थोड़ा तेजी के साथ चल रहे हैं। कभी डिटेल में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, सारी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो है टाइम थोड़ा कम है और आप ही की डिमांड पर बहुत तेजी के साथ चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं ताकि हम बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकें एक ही क्लास में। पक्की बात है। उसके बाद मेरे भाई प्रांतीय सूबेदार शक्तिशाली हो गए। प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकम पावरफुल। उसके बाद आलम शाह आए। आलम शाह नेक्स्ट रूलर है मेरे भाई। 1445 से 1451 तक चले। सैयद वंश का अंतिम शासक था
और उसने सिंहासन त्याग दिया और बदायूं चला गया। कौन? आलम शाह। तो ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा शासक सिंहासन त्यागने के बाद बदायूं चला गया था, तो कौन था वो था आलम शाह। उसके बाद अगर अगली बात की जाए भाई, तो इसका राजनीतिक स्वरूप, पॉलिटिकल नेचर इस वंश का क्या था? सैयद शासकों ने पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा किया। ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताते थे। सैयद वंश राजनीतिक रूप से कमजोर था, ठीक है। उनकी सत्ता मुख्यतः दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। सिक्कों का इतिहास जो रहा है इसके समय पर, तो खिजर खान ने तैमूर के नाम से सिक्के जारी किए थे, मुबारक शाह ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे के होते थे, सिक्कों पर अरबी लेख अंकित होते थे, ठीक है। सैयद वंश की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी आ जाएगा। तो लोधी डायनेस्टी का काल और अवधि की मैं बात करूं तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक बात की जा रही है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहां पर हम कवर करके चल रहे हैं, अगर एग्जाम्स में यहां से आएगा तो आप उन सबको टैकल कर सकें, ठीक है। उसके बाद अवधि कितनी भैया? 45 वर्ष की इसकी अवधि रही है। अगली चीज सर, संस्थापक कौन रहा है? तो बहलोल लोधी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर रहे हैं 1451 में, है ना। उसने सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना की थी। वह एक अफगान शासक था, लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक है। बहलोल लोधी सिंपल सी एक चीज है। उसके बाद प्रमुख शासक अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी, तो लोधी वंश का पहला शासक था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत में अफगान शक्ति को इसने मजबूत किया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सिकंदर लोधी। कौन सा आएगा? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया? लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। किसने की? सिकंदर लोधी ने की। सिकंदर लोधी ने, ठीक है। इसने की मेरे भाई? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद कृषि सुधार लागू किए। आगरा का संस्थापक किसे कहा जाता है मेरे भाई? सिकंदर लोधी को कहा जाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक और कमजोर शासक, अमीरों का विरोध झेला, अरे कौन था ये, ठीक है, एक रह गया, इब्राहिम लोधी, हैं इब्राहिम लोधी। तो लास्ट रूलर जो है वो इब्राहिम लोधी है। यहां पर देखेंगे तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था और कमजोर शासक था, अमीरों का विरोध इसे झेलना पड़ा, जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी को छोड़नी पड़ी अपनी सत्ता। और प्रथम पानीपत के युद्ध में 1526 में पराजित होकर मारा गया। और किसने हराया था 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध की लड़ाई में? तो जितने भी प्रमुख युद्ध हैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर आ रही है, ठीक है। और जितने भी प्रमुख युद्ध है ना मेरे भाई वो 1526 में, 1526 में नहीं, जितने भी इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं वो सारे एक ही क्लास में कवर कराएंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में कवर हो जाएं, ठीक है। तो 1526 में प्रथम पानीपत की युद्ध लड़ाई हुई इब्राहिम लोधी और किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। उसके बाद मुगल डायनेस्टी जो है आ गई, तो मुगल डायनेस्टी आएगी उसके बाद, है ना। तो बाबर ने 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। इससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। राजनीतिक स्वरूप क्या है? तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। आंतरिक संघर्षों ने वंश को कमजोर किया, मतलब आपस में ही, अगर मैं भी राजा बनूंगा तो एक राजा कैसे मजबूत हो सकता है जब सबको ही सत्ता चाहिए हो। तो सत्ता के चक्कर में इस तरीके के विरोधाभास इतिहास में कई बार देखे गए हैं, ठीक है। सिक्कों का इतिहास अगर बात करें तो लोधी शासकों ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। सिक्कों पर अरबी लेख अंकित होते थे। कोई बड़े मौद्रिक सुधार नहीं किए गए इनके समय पर। उसके बाद अगली बात की जाए तो कुछ दक्कन के साम्राज्य हैं जिनसे संबंधित हमसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन प्रश्नों को भी हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। विजयनगर साम्राज्य एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से पढ़ना। काल और अवधि कब से कब तक चला? 1336 ईस्वी से चला, 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक। फाउंडर, संस्थापक कौन है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ये दो भाई हैं जो संस्थापक रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध करने हेतु साम्राज्य की स्थापना की। वे संगम वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक यही हैं। और मेरे भाई विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल क्या है?
आइए वो भी देख लेते हैं। तो राजधानी है हम्पी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी, ठीक है। वर्तमान स्थान की बात की जाए तो मेरे भाई कर्नाटक में है, ठीक है, पक्की बात है, कर्नाटक। तो प्रमुख शासक जो रहे हैं वो कृष्णदेव राय इनके रहे हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक रहे हैं कृष्णदेव राय, और तुलु वंश से संबंधित थे। तेलुगु ग्रंथ, ठीक है, अमुक्त मादल्या की रचना की थी। तो इनकी ये पुस्तक पूछी जा सकती है, अमुक्त माल्यदा, ठीक है। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसने लिखी है? तो कृष्णदेव राय ने लिखी है। उनके दरबार में 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। कला, साहित्य और मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। आप जानते हैं कि साउथ की जितनी फिल्म होती हैं या साउथ का जो कल्चर है वो बहुत ट्रेडिशनल कल्चर है, तो वहां पर इस तरीके की साहित्य सारी चीजें हैं ना। मूवीज भी देखो आजकल कितना अच्छा अच्छा बना रहे हैं। पहले शुरुआत में होता था ऐसा कि वहां ग्रेविटी कम होती थी, लेकिन अब थोड़ा अच्छी मूवीज बनानी शुरू की हैं जहां पर जो कल्चर है वो भी दिखाते हैं और सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें ये दर्शा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पहले से ही उस चीज पर काम चल रहा है। उसके बाद मेरे भाई धर्म और संस्कृति की बात करें तो विद्यारण्य विजयनगर के संस्थापकों के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। तो विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे और विद्यारण्य जो है इनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो विद्यारण्य was the spiritual guru of the founders, ठीक है। साम्राज्य ने हिंदू संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया। प्रशासन कैसे चलता था इनका, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। प्रशासन हेतु नयनकारा नायक प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। तो नयनकारा जो नायक होते थे उनके, तो नायकों को सैन्य सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, ठीक है। तो नायक मतलब सैनिक, सोल्जर्स को ये नायक कह रहे हैं। तो नायकों को क्या किया जाता था? सैन्य सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। मतलब अगर कोई सोल्जर है तो उसके परिवार को जमीन मिल जाएगी, फिर वो परिवार उस जमीन पर अपना खेती करेगा और अपना गुजर बसर करेगा। सैलरी का सिस्टम नहीं था। साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण तालीकोटा का युद्ध था। और ये तालीकोटा का युद्ध हम जब बैटल होंगी सारी बैटल एक साथ पढ़ा दूंगा। विजयनगर को दक्कन की सल्तनतों ने पराजित किया विजयनगर को, है ना। और स्थापत्य एवं कला क्या थी? आर्किटेक्चर एंड आर्ट क्या थी यहाँ की? तो विजयनगर स्थापत्य में द्रविड़ और स्थानीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। द्रविड़ शैली क्या है, नागर शैली क्या है, बेसर शैली क्या है, लास्ट वीडियो में हिस्ट्री के पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई। हम्पी के मंदिर गोपुरम, मंडप और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध हैं। सिक्कों का इतिहास क्या है? तो विजयनगर शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के जारी किए। तो समझ सकते हैं आप, हिंदू राजा पैसे वाले थे, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। तो स्वर्ण सिक्कों को वराह, पैगोडा कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? वराह कहा जाता था या पैगोडा कहा जाता था। सिक्कों पर हिंदू देवताओं के चित्र अंकित होते थे। सिक्कों पर हिंदू देवताओं के चित्र अंकित होते थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया काल और अवधि की बात की जाए तो स्थापना हुई 1347 ईस्वी में, अवधि रही 347 से 1527 ईस्वी तक। उसके बाद अगर बात की जाए तो संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है इसके हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। उसके बाद उसने तुगलक शासकों के विरोध कर बहमनी सल्तनत की स्थापना की। बहमनी सल्तनत का संस्थापक है हसन गंगू, ठीक है। कौन है? हसन गंगू। राजधानी थी इनकी गुलबर्गा, ठीक है। क्या थी? गुलबर्गा। ये एहसनाबाद कहा जाता था और बाद में राजधानी बीदर स्थानांतरित की गई, ठीक है। गठन और संघर्ष, फॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या था इनका? तो बहमनी सल्तनत तुगलक शासकों के विरुद्ध विरोध के बाद बनी थी, ठीक है। उसके बाद कृष्णा तुंगभद्रा दोआब विजयनगर साम्राज्य के साथ प्रमुख विवादित क्षेत्र था। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब था ये विजयनगर साम्राज्य के साथ ये इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से इनका जो मुख्य विवाद था वो ये था। इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इनके, उसको देखते हैं। तो फिरोज शाह बहमनी, बहमनी साम्राज्य में फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। तो बहमनी सल्तनत का सबसे महान शासक माना जाता है ये। कला, संस्कृति और शिक्षा का संरक्षक था।
फारसी साहित्य और विद्वानों का संरक्षण दिया था इसने। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो प्रशासन और संस्कृति क्या थी, तो फारसी दरबारी भाषा थी इनकी, फारसी दरबारी भाषा थी, ठीक है। उसके बाद सल्तनत में केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। डिक्लाइन और डिवीजन क्यों हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वीकेंड द बहमनी सल्तनत, ठीक है। मतलब आंतरिक संघर्षों से बहमनी सल्तनत को कमजोर कर दिया गया, ठीक है। बहमनी सल्तनत बाद में 5 दक्कन सल्तनतों में विभाजित हुई। तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी डिस्ट्रॉय। अब देखो क्या, बहमनी सल्तनत बाद में चलकर 5 दक्कन सल्तनतों में विभाजित हुई थी, और वो 5 दक्कन सल्तनत कौन सी थी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। कौन सा, अहमदनगर। तो एक तो बीजापुर है, एक गोलकुंडा है, एक अहमदनगर है, उसके बाद मेरे भाई बीदर है और बरार है, बीदर है और बरार है, ठीक है। तो यहां पर ये 5 दक्षिण रियासत सल्तनत मान लीजिए, छोटी सल्तनत, तो उसमें विभाजित हुई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिक्कों का इतिहास क्या है, बहमनी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के जारी किए। सिक्कों पर अरबी और फारसी लेख अंकित होते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी, और मुगल डायनेस्टी को भी हम होल्ड करके रखेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक, कल हमारी स्टैटिक क्लास होगी जो टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो कल और परसों स्टैटिक्स की क्लास होगी, तो स्टैटिक्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हम कल परसों में कवर करेंगे, जिसके लिए आप सब लोग एकदम तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में इस बार धुआं उठा देना है। कोई भी चीज ऐसी हो जो बचकर चली जाए तो फिर बात खराब हो जाएगी। सारी चीजों का रिवीजन करेंगे, जितनी भी हमारी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है। जहां पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी देखते हैं एग्जाम तक हम सारी चीजें कवर कर जाएंगे, और हमारा एग्जाम में फिर परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।